हाँ सो गाइज़, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिंगल वीडियो में मैं आपको रेलवे इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मतलब ये वीडियो 1 घंटे की ज़रूर होगी, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको रेलवे इंजीनियरिंग के लिए कहीं और से नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में मैं फुल सिलेबस कवर कराऊँगा। याद रखिए कि चाहे आप एसएससी जेई सिविल की तैयारी कर रहे हो, जीके एसएसपी जेई सिविल की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो कंप्लीट देखेगा। रेलवे का जितना भी जो भी पूछेंगे वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले, 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेल आर। रेल को बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कंपोजिशन में 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं। याद रखना, जो स्टील रेल को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसके जो कंपोजिशन में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन और मैंगनीज। कार्बन स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है और मैंगनीज इम्पार्ट करता है हार्डनेस, यानी एबिलिटी टू रेजिस्ट वेयर एंड टियर। इसके अलावा याद रखिए कंपोजिशन स्टील की क्या होती है जिससे रेल बनती है। कार्बन होता है, मैंगनीज, सिलिका, सल्फर, फॉस्फोरस, और इनकी रेंज क्या है। कार्बन जनरली 0.55 to 0.68% होता है, मैंगनीज 0.65 to 0.9%, सिलिका 0.05 to 0.3%, सल्फर और फॉस्फोरस बहुत कम होता है, ये 0.05% से कम होते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज, मतलब मैक्सिमम लिमिट कार्बन की 0.82 होती है। किसी भी तरह की रेल को बनाने के लिए जो स्टील यूज़ होगा उसमें 0.82% से ज़्यादा कार्बन नहीं होगा, और मैंगनीज मैक्सिमम होता है 1.7%। तो ये रेंज थी और ये मैक्सिमम लिमिट थी। सो गाइज पॉइंट नंबर 2 देखिए, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन दी रेल इज़ इन एड्स। मतलब जैसे रेल होता है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, हेड, फुट और वेब। तो सबसे ज़्यादा मटेरियल कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा हेड पे, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली ट्रेन हमारी चलेगी तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन फुट, जिसमें वेयर एंड टेयर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो स्लीपर्स पे रेस्ट करेगा और स्लीपर से रेल को बांध के रखता है। देन सबसे कम मटेरियल वेब में होता है, ये याद रखिएगा। लार्जेस्ट डायमेंशन रेल की क्या होती है, उसकी हाइट हमेशा याद रखिएगा। जो भी तरह की रेल हो, चाहे बुल हेडेड रेल हो, डबल हेडेड रेल हो या फ्लैट फुटेड, तो लार्जेस्ट डायमेंशन की जब भी बात करें तो वो हाइट होती है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, 52 kg एंड 60 kg रेल्स विद क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ 6615 mm² एंड 7686 mm² आर मोस्टली यूज्ड इन ब्रॉड गेज। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा गेज होता है, ठीक है, 3 तरह का गेज नेटवर्क होता है हमारे भारत में, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो जो ब्रॉड गेज नेटवर्क होता है उसमें जो रेल्स यूज़ होती हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, सबसे पहले ब्रॉड गेज में या तो 52 kg रेल या 60 kg रेल इस्तेमाल होगी। मतलब 1 मीटर में इनका जो वेट होगा 52 kg या 60 kg होगी। तो 52 kg रेल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ है 6615 mm², 60 kg रेल का क्रॉस सेक्शनल एरिया 7686 mm²। ये दोनों फ्लैट फुटेड रेल्स है, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लैट फुटेड रेल का, तो वो 6615 mm² है क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कई बार पूछते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लैट फुटेड रेल्स का 60 kg सेक्शन के लिए, तो वो 7686 होता है। इसके अलावा मीटर गेज में जो रेल्स यूज़ होती हैं वो है 90R, 75R, 60R। तो R कोई ब्रिटिश स्टैंडर्ड से लिया जाता है, याद रखिएगा। और नैरो गेज में जो रेल यूज़ होती है वो है 50R, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लैट फुटेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल दोनों ब्रॉड गेज के लिए जो इस्तेमाल होती है, 52 kg और 60 kg फ्लैट फुटेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल। 52 kg रेल की जो टॉप डायमेंशन होती है, यानी हेड होता है 67 mm, फुट होता है 136 mm और हाइट होती है 156 mm। जो मैंने आपको बताया था कि हाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो 60 kg में 74.3 mm हेड, 150 mm फीट और 172 mm हाइट, याद रखिएगा। और इस रेल में जो क्रॉस स्लोप दिया जाता है, मतलब ये डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं होता, ये थोड़ा कर्व में रखा जाता है। इसका मकसद क्या होता है, इसको कहते हैं पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट, और इसका इसलिए डाला जाता है ताकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को ये अवॉइड करे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए, ऑर्डिनरी रेल्स किस चीज़ की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 5, नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट इज़। देखो एक फ़िश प्लेट में कितने बोल्ट लगते हैं, 4 लगते हैं, 2 लगते हैं हर तरफ से। मतलब 2 एक रेल में, 2 दूसरे रेल में, क्योंकि जहाँ पे 2 रेल्स जुड़ती हैं तो उसको फ़िश प्लेट की मदद से जोड़ते हैं।
तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये अलो करता है रेल को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रीली, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। फिश प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद रेल एट द रेट वेब ऑफ रेल। तो फिश प्लेट किसके कॉन्टैक्ट में रहती है, रेल के 3 पार्ट्स में, वो रहती है वेब के कॉन्टैक्ट में। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ फिश बोल्ट यूज्ड इन 1 मीटर फिश प्लेट। अभी कुछ नई फिश प्लेट जो 1 मीटर लेंथ की होती है, अगर 1000 mm की फिश प्लेट हम यूज़ करें तो उसमें 6 बोल्ट्स लगते हैं, 3 एक रेल में 3। तो उन इनर फेसेस को रनिंग फेसेस ऑफ रेल्स भी कहते हैं, इनर फेसेस और गेज फेसेस भी कहते हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है ऑप्शन दिया हुआ रनिंग फेसेस ऑफ रेल्स, इनर फेसेस, गेज फेसेस और आउटर फेसेस। तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो याद रखिएगा इनर फेसेस को गेज फेस और रनिंग फेस ऑफ रेल भी कहते हैं। नोट देखिए, फैक्टर्स गवर्न्स द चॉइस ऑफ द गेज। मतलब गेज हम ब्रॉड रखें, मीटर रखें, नैरो रखें, वो किस चीज़ पे आधारित होता है। ये स्पीड ऑफ ट्रेन्स, जिस एरिया से हमारी ट्रेन चलेगी, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, वहाँ पे ट्रैफिक कितना होगा रेलवे नेटवर्क के लिए, फिजिकल फीचर्स कंट्री के, ठीक है, वो प्लान है, रोलिंग टेरेन है, स्टीपी है, माउंटेनियस है, उस चीज़ के हिसाब से। तो जो ब्रॉड गेज होता है इसकी जो दूरी होती है इनर फेसेस के बीच में 1676 mm, मीटर गेज में 1000 mm, नैरो गेज 2 होते हैं 762 mm, 610 mm। और स्टैंडर्ड गेज किसको कहते हैं, ऐसे भारत में स्टैंडर्ड गेज ब्रॉड गेज को कहते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड गेज कहते हैं 1435 mm के गेज को। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भारत के मेट्रो रेलवे में ज़्यादातर स्टैंडर्ड गेज 1435 mm की यूज़ होती है। और देखिए एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट्स प्रोवाइड की जाती हैं कहाँ पे, ब्रिजेस और अप्रोचेस पे। तो एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट्स, एंटी क्रीप मतलब जो क्रीप को आने से रोके, एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट्स क्या करती हैं, रेजिस्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स को, यानी क्रीप को आने से रोकती हैं। तो क्रीप के रिलेटेड 3 पॉइंट जिनमें क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा है। क्रीप इज़ ग्रेटर ऑन कर्व्स देन ऑन टेंजेंट रेलवे ट्रैक्स। तो क्रीप ज़्यादा कहाँ पे होता है, कर्व्स पे होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट ट्रैक्स पे। याद रखना, क्रीप इज़ मोर ऑन स्टीप ग्रेडियंट देन ऑन लेवल टेरेन। स्टीप ग्रेडियंट में जैसे ढलान होगी वहाँ पे या बहुत ज़्यादा चढ़ाई होगी वहाँ पे क्रीप ज़्यादा होता है लेवल टेरेन के मुकाबले। क्रीप इन ओल्ड रेल इज़ मोर देन डैट इन न्यू रेल। जो न्यूली रेल बिछती है उसमें क्रीप कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। तो ओल्ड रेल में क्रीप ज़्यादा होता है, कर्व्स पे क्रीप ज़्यादा होता है, स्टीप ग्रेडियंट पे ज़्यादा होता है और ओल्ड रेल में ज़्यादा होता है। 3 पॉइंट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सपोर्टेड रेल जॉइंट। देखो 3 तरह के रेल जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारी 1 रेल और 2 रेल ख़त्म होती है फिश प्लेट से कनेक्ट करते हैं। तो सपोर्टेड रेल जॉइंट कौन सा होता है, जब रेल एंड रेस्ट करते हैं जॉइंट स्लीपर पे, मतलब दोनों के रेल्स एंड एक ही स्लीपर पे रेस्ट करेंगे। सस्पेंडेड रेल जॉइंट में दोनों के जो एंड्स होते हैं वो अलग अलग स्लीपर्स पे रेस्ट करते हैं थोड़े दूरी पे। ब्रिज जॉइंट में क्या होता है, वो अलग अलग एंड्स पे रेस्ट करते हैं बट उन दोनों को एक ब्रिज से, ठीक है, एक स्टील या लकड़ी के पीस से कनेक्ट किया जाता है जिसको ब्रिज जॉइंट कहते हैं। वुडन स्लीपर इज़ प्रेफर्ड ऑन जॉइंट्स। तो जॉइंट्स पे ज़्यादातर वुडन स्लीपर्स को प्रेफर किया जाता है। तो याद रखिएगा, देखो पहले देखिए कॉन्क्रीट स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इनवर्ट स्लोप के साथ 1/20। देखो जो रेल्स हमारी बिछती है ना उनमें इनवर्ट स्लोप होता है 1/20 का, जिस करके जो स्लीपर है उसमें भी वो स्लोप होना चाहिए। तो कॉन्क्रीट स्लीपर ऐसे होते हैं जिनमें वो पहले ही इनवर्ट स्लोप दिया जाता है 1/20 का, बट वुडन स्लीपर में हमें प्रोवाइड करना पड़ता है जिसको कहते हैं एडजिंग, मतलब वो इनर स्लोप को तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स फॉर 1 in 12 टर्नआउट्स एंड 1 in 8.5 टर्नआउट इन ब्रॉड गेज इज। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने लगेंगे, अगर 1 in 12 टर्नआउट है और 1 in 8.5 टर्नआउट है ब्रॉड गेज नेटवर्क पे, तो 1 in 12 टर्नआउट के लिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे 83 स्लीपर्स लगते हैं, याद रखिएगा, और 1 in 8.5 टर्नआउट के लिए 54 स्लीपर्स हमारे लगते हैं। Sleepers directly resting on girder are fastened to the top flange of girder by hook bolts। जैसे हमारे ब्रिजेस होते हैं ना, तो ब्रिजेस में जो गर्डर है, गर्डर के साथ स्लीपर को डायरेक्टली रेस्ट करता है, तो उनको गर्डर और स्लीपर को किससे जोड़ा जाता है, उनको जोड़ा जाता है हुक बोल्ट्स की मदद से। 10 पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ कीज यूज्ड इन CST9 स्लीपर इज। CST9 स्लीपर में, मतलब ये कास्ट आयरन स्लीपर होता है, इसमें कीज़ कितनी इस्तेमाल होती हैं, 2, और क्वार्टर्स इस्तेमाल होती हैं इसी स्लीपर में 4। देखो अभी मैं हर एक चीज़ को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको कुछ चीज़ें मैं खाली बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है।
कुछ चीज़ें आपको अभी फ़िलहाल याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, कीज़ कहाँ पे लगती, क्वार्टर्स क्या होता, CST 9 स्लीपर कौन सा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। 11 पॉइंट देखिए, द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिसिबल ऑन ए 2.5 डिग्री कर्व फॉर ब्रॉड गेज लाइन हैविंग रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/200 इज। क्या कह रहा है कि स्ट्रेट में रूलिंग ग्रेडियंट है 1/200, तो हमारा आता है एक कर्व ब्रॉड गेज नेटवर्क पे 2.5 डिग्री का, तो उस कर्व पे ग्रेडियंट कितना होगा। देखो ग्रेड कंपनसेशन के बारे में आपने सुना होगा कि जो कर्व होता है वहाँ पे हमें ग्रेडियंट को कम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन को एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है, क्योंकि जिस स्पीड से उस स्ट्रेट से आ रही है उसी स्पीड से नहीं पास हो सकती, तो थोड़ा बहुत ग्रेडियंट को कम करना होता है। तो वो कितना करते हैं, देखो याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रॉड गेज नेटवर्क में 0.04% ग्रेडियंट कम किया जाता है 1 डिग्री ऑफ कर्व को लेके। मीटर गेज में 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व में कम किया जाता है, और नैरो गेज में 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व। ये ग्रेड कंपनसेशन है। तो हमारा ब्रॉड गेज है तो 0.04 डिग्री पर डिग्री ऑफ कर्व, तो ग्रेड कंपनसेशन 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, तो टोटल 2.5 डिग्री है तो 0.001। तो एक्चुअल ग्रेड क्या था 1/200, ठीक है, तो 0.005% में। अब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना हमने कंपनसेट करना है, तो 0.004, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.004 करोगे 250, 1/250। गाइज यही क्वेश्चन हमारा जो AE सिविल का एग्ज़ाम हुआ, JKPSC ने AE सिविल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन सारे आप तैयार कर लीजिए, आपकी जो कि SSB JEE सिविल के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो गाइज, उन पॉइंट्स के अलावा रेलवे इंजीनियरिंग के मैं आपको 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराऊंगा, ठीक है, जो मैंने करा दिया उसके अलावा भी ये 60 MCQs होंगे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलेस्ट कोहेशन फॉर ए ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर ऑफ साइज 275 by 25 by 13 सेंटीमीटर विद 75 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग। क्या कह रहा है कि दो स्लीपर्स की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है 75 सेंटीमीटर। जो स्लीपर इस्तेमाल हुए हैं ब्रॉड गेज नेटवर्क में उनका डायमेंशन क्या है 25 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, लेंथ में पीछे 275 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मिनिमम डेप्थ बैलेंस कोहेशन की कितनी होनी चाहिए। देखो मिनिमम डेप्थ बैलेंस कोहेशन की क्या होती है, इनर स्पेसिंग दो स्लीपर्स के बीच की डिवाइडेड बाई 2। तो इनर स्लीपिंग कैसे निकलेगी, सेंटर टू सेंटर है हमारी एस, ठीक है, जो 75 है मानिए, तो ये 250 है, 250 का आधा 125, 250 का आधा 125, तो 125 125 इसी विड्थ के बराबर हो जाएगा। तो S माइनस W डिवाइडेड बाई 2, तो वही मैंने किया 75 माइनस क्या करेंगे हम 125 प्लस 125 तो mm 250 mm, तो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डेप्थ बैलेंस कोहेशन की बनती है। अब याद रखिएगा स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं वुडन स्लीपर्स के। 3 नेटवर्क होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इनके डायमेंशंस मैंने आपको बता दी। ब्रॉड गेज में यूज़ होने वाला जो स्लीपर है लकड़ी का वो होता है 275 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर। मीटर गेज में 183 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर, और नैरो गेज में 152 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट डायमेंशन लेंथ है, सेकेंड विड्थ और थर्ड और डेप्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, वीडियो लंबी होगी, थोड़ी बोरिंग लगेगी क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर लगाया नहीं जाता, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, बट बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। ये पॉइंट्स आपको ऐसे अरेंज्ड मैनर में किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन इंडियन रेलवेज ऑन ब्रॉड गेज इन सेंटीमीटर इज। देखो भारतीय रेलवे पे ब्रॉड गेज नेटवर्क पे जो सुपर एलिवेशन है वो कितना डाला जाता है, तो याद रखिएगा जो सुपर एलिवेशन है उसका रिलेशन क्या होता है, E=g(v²/127R। ये कब होता है, जब v को हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें रोडवे में, ठीक है, हाईवे में ये होता है E=v²/127R। तो यहाँ पे होता है E=g(v²/127R। तो g क्या है हमारा, ये है हमारा गेज। तो अभी ब्रॉड गेज की बात कर रहा था, तो ब्रॉड गेज की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में डाली 167.6 सेंटीमीटर v²/127R। तो इसको सॉल्व करेंगे तो याद है 1.315 v²/127R। तो यहाँ पे जब भी g की वैल्यू डालेंगे वो सेंटीमीटर में डालेंगे, मतलब गेज के हिसाब से। तो अभी ब्रॉड गेज था 167.6 सेंटीमीटर, मीटर गेज होगा तो 100 सेंटीमीटर, नैरो गेज होगा तो 76.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ गया हमारा जो सुपर एलिवेशन है 1.315 v²/R। इसके अलावा देखिए
मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में मैक्सिमम लिमिट सुपर एलिवेशन की कितनी होती है? अगर ब्रॉड गेज है तो सुपर एलिवेशन होता है क्या है, जो रेलवे का आउटर ट्रैक है वो उसको इनर ट्रैक के रिस्पेक्ट में राइज किया जाता है, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रेलवे को आउटवर्ड फोर्स से बाहर जाने की टेंडेंसी उसको कम किया जाए, बैलेंस किया जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो आउटर ट्रैक को ब्रॉड गेज में मैक्सिमम हम 16.61 सेंटीमीटर इनर के रेस्पेक्ट में चढ़ा सकते हैं, मीटर गेज में 10.16 सेंटीमीटर और नैरो में 7.62। देखो इनको याद कैसे रखें, ब्रॉड गेज 1676 है तो लगभग 16.61 सेंटीमीटर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, मीटर में 1000 mm है तो 10.16 सेंटीमीटर, वैसे नैरो गेज में 762 mm है तो 7.62 सेंटीमीटर भी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। उसके बाद मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी। अब मैक्सिमम कैंट डेफिशिएंसी क्या होता है? देखो ये होता है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, और एक्चुअल सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड किया उनका डिफरेंस। तो वो मैक्सिमम डिफरेंस कैंट एफिशिएंसी ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 3.8। तो आप याद रख सकते हो कि जैसे नैरो पे सुपर एलिवेशन खत्म होता था 7.62, तो कैंट एफिशिएंसी ब्रॉड गेज से शुरू होती है 7.6 से 5.1 3.8। नॉर्मली जो लिमिटिंग वैल्यू होती है कैंट की वो होती है G/10, ठीक है, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन की होती है ये होती है जितना भी गेज होता है उसका 10 टाइम्स कम करके, मतलब 1676/10 करोगे तो 166 mm आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील द रेल्स फॉर्म्ड। अब जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के उनकी स्लिपिंग की वजह से जो रेल्स हैं उन पे क्या डिफेक्ट पड़ता है? क्रस्ट हेड। अब क्रस्ट हेड क्या होता है? क्रस्ट हेड का मतलब क्या होता है कि रेल का सैग हो जाना या फ्लैटन हो जाना, ठीक है। और स्प्लिट हेड क्या होता है? इसमें क्या होता है, रेल का जो ऊपर सरफेस होता है उसके मिडल पे कहीं क्रैक्स का आ जाना, उसके हेड के मिडल पे क्रैक्स का आ जाना, या कहीं साइड पे हेड के साइड से थोड़े पीसेस का अलग हो जाना। स्प्लिट में मतलब क्रैक आना, क्रस्ट में उसका सैग या फ्लैटन होना। और हॉरिजॉन्टल फीचर्स क्या होते हैं? ये भी डेवलप्ड होते हैं रेल के हेड में क्रैक्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाइडनिंग ऑफ गेज इज़ प्रोवाइडेड इफ डिग्री ऑफ कर्व इज, ठीक है। वाइडनिंग गेज की कब की जाती है? अगर डिग्री ऑफ कर्व क्या हो? देखो मोर देन 4.5 डिग्री। अगर डिग्री ऑफ कर्व 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो तब वाइडनिंग गेज की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ गेज क्या होता है? जैसे हमारा हाईवे में क्या होता है, स्टेट में जितनी विड्थ होती है ना रेलवे की, सॉरी रोड्स की, कर्व पे थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो वैसे ही रेलवे में भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है, तो वही पूछ रहा है कि वाइडनिंग गेज की कब प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इसका रिलेशन होता है डिग्री ऑफ कर्व से। अगर डिग्री ऑफ कर्व 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो वाइडनिंग गेज की प्रोवाइड की जाती है। एंड इफ़ वाइडनिंग हमें प्रोवाइड करनी है तो वो एक्स्ट्रा विड्थ गेज की कितनी होती है? D = 13 × B+L²/R। यहाँ से वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी कि गेज जैसे 1676 है तो उसको वहाँ पे कितना रखना है एक्स्ट्रा सेंटीमीटर्स में। यहाँ पे B क्या है? रिजिड व्हील बेस मीटर में, और ये ब्रॉड गेज नेटवर्क के लिए 6 मीटर होता है, मीटर गेज के लिए 4.88 मीटर होता है। L क्या है? लैप ऑफ फ्लैंज है जो होता है 0.02 √h² + ds²। H क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लैंज बिलो टॉप ऑफ व्हील सेंटीमीटर में, और D क्या है? डाई ऑफ व्हील सेंटीमीटर में, और R क्या है? रेडियस कर्व का मीटर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइज, इफ n इज द लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ जनरली वैरीज फ्रॉम। अगर लेंथ ऑफ रेल हम n मानते हैं, ब्रॉड गेज के लिए 12.8 मीटर होती है, मीटर और नैरो के लिए 11.89, लेकिन ब्रॉड के लिए हम कंसिडर करते हैं 13 उसको, और नैरो और मीटर के लिए 12। तो अगर n कह रहा है लेंथ ऑफ रेल है मीटर्स में, तो उसमें स्लीपर्स कितने वैरी होते हैं, मतलब स्लीपर्स कितने डल सकते हैं? n+3 to n+6। जैसे अगर मान लो मीटर गेज है तो 13 + 3 16 टू 13 + 6 19, 16 से 19 की स्लीपर्स एक रेल के नीचे लगने चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, What will be the Kant efficiency सेंटीमीटर में if maximum safe speed on a 5 degree curve of a broad gauge is 110 km/h, average speed of the train 85 km/h। मैंने आपको बताया था कि देखो मैक्सिमम सेफ स्पीड जो होती है इससे निकलता है थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, और एवरेज स्पीड जो होती है ट्रेन की उससे निकलता है हमारा एक्चुअल सुपर एलिवेशन। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होता है कैंट
डेफिशिएंसी, और ये ब्रॉड गेज नेटवर्क है और डिग्री ऑफ कर्व 5 है। तो रेलवे में डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व का रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्व इक्वल टू 1750/r, क्योंकि यहाँ पे जो चेन यूज़ होती है 13.5 मीटर की होती है। तो ये आ गया हमारा 350 मीटर डिग्री ऑफ कर्व। तो यहाँ से कैन डेफिशिएंसी होगा थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E = GV²/127R। इसमें सारी वैल्यू डालेंगे, V km/h में, बाकी सारी वैल्यू हमारी मीटर में चलेंगी। तो ये आ गया 0.456 मीटर और एक्चुअल आ गया 0.272 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 18.4 सेंटीमीटर आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कुछ जो कैलसी के बिना थोड़े टफ हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गाइस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इफ स्लीपर डेंसिटी इज n+4 फॉर ब्रॉड गेज एंड लेंथ ऑफ 1 रेल फॉर ए ब्रॉड गेज इज 13 मीटर। क्या कह रहा है, ब्रॉड गेज के लिए अगर लेंथ एक रेल की 13 मीटर है और स्लीपर डेंसिटी n+4 है, मतलब एक रेल के नीचे 17 स्लीपर लग रहे हैं, 13 लेंथ है प्लस 4 17 स्लीपर, तो 1 किलोमीटर में कितने स्लीपर लगेंगे। सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितनी रेल्स लगेंगे, तो 1000 मीटर डिवाइड बाई 13 मीटर, 13 मीटर एक रेल है, तो ऐसे ही 1000 मीटर में डिवाइड बाई 13 करेंगे तो 76.92 ऑलमोस्ट 77 रेल्स लगेंगी। एक रेल में हमारे 13 + 4 17 स्लीपर है, 17 × 77 करेंगे 1309 स्लीपर्स 1 किलोमीटर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्लोप रिक्वायर्ड फॉर कोनिंग ऑफ द व्हील। जो व्हील की कोनिंग होती है, ठीक है, उनमें जो हमारा स्लोप होता है व्हील्स में, देखिएगा आप कभी एक आउटवर्ड स्लोप जैसा दिया जाता है 1/20 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट ऑफ द रेल इज नोन एज क्रीप ऑफ द रेल। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट को क्या कहते हैं, क्रीप ऑफ रेल। और मैंने आपको बताया था कि इसको रोकने के लिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे हम एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये भी हमने स्टडी कर दिया। दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेल को बनाने के लिए जो स्टील इस्तेमाल होता है, कार्बन और मैंगनीज। कार्बन मजबूती देता है, मैंगनीज हार्डनेस देता है। कार्बन मैक्सिमम 0.82, मैंगनीज 1.7। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपकी स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर। तो ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर 12 मीटर, ब्रॉड गेज के लिए एक्चुअली 12.8 मीटर होती है बट 13 लेते हैं, और मीटर और नैरो गेज के लिए 11.89 बट लेते 12। तो याद रखिएगा रेल्स पे 2 टेस्ट कंपलसरी होते हैं, टेंसाइल टेस्ट एंड फॉलिंग वेट टेस्ट, ये कंपलसरी होते हैं रेल्स पे टेस्ट करने, उनको यूज़ करने से पहले। क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लैट फुटेड रेल्स का 66-15 mm² कब, अगर 52 kg सेक्शन की रेल हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। और 76-86 mm² अगर हमारी 60 kg रेल यूज़ हो ब्रॉड गेज में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गाइस, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस देन। जिस स्टील को हम रेल को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कभी भी 700 मेगापास्कल यानी 700 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए। 60R 90 और 75 आर मीटर गेज में इस्तेमाल होती है रेल्स, मैंने आपको बताया, और नैरो गेज में 50 आर और ब्रॉड गेज में 52 kg और 60 kg। ऑर्डिनरी रेल जो होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड्स ऑफ रेल द रेल्स गेट बेंड डाउन आर डिफ्लेक्टेड एट एंड्स, दिस रेल्स आर कट। देखो जो हमारे जहाँ पे फिश प्लेट लगती है, जहाँ पे रेल ख़त्म होती है दूसरी रेल होती है, तो बैटरिंग एक्शन की वजह से व्हील्स की वजह से उनमें थोड़े से एंड जो है वो बेंड डाउन हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो इन डिफ्लेक्टेड रेल्स को हॉग्ड रेल्स कहा जाता है। इसके अलावा 2 रेल्स होती है कॉरुगेटेड, इसको रोरिंग रेल्स भी कहते हैं। देखो कुछ जगहों पर जो हेड होता है रेल का वो कॉरुगेट हो जाता है, ठीक है, देन स्ट्रेट वन, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए बट उसमें कॉरुगेशंस हो जाती हैं, तो उन रेल्स को जिनमें कॉरुगेशंस हो उनको ही कॉरुगेटेड रोलिंग रेल्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनकी वजह से नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है जब भी उनके ऊपर से ट्रेन गुजरे या उनके ऊपर ट्रेन ब्रेक अप्लाई करे। तो ये उसके बाद बकलिंग ऑफ रेल्स। बकलिंग ऑफ रेल्स क्या होता है, बकलिंग ऑफ रेल्स का मतलब होता है कि ट्रैक हमारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट चुका है या उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो चुकी है, ठीक है, ड्यू टू प्रिवेंशन और एक्सपेंशन ऑफ रेल इन हॉट वेदर। तो बकलिंग यूजुअली टेक प्लेस ऑन टेंजेंट लेंथ आर एट कर्व्स, या तो स्ट्रेट में या तो कर्व्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो फॉर्मेशन विड्थ होती है सिंगल लाइन के लिए, ठीक है, सिंगल लाइन में मीटर्स में मीटर गेज ट्रैक पे एमेंटमेंट वो कितनी अडॉप्ट की जाती है इंडियन रेलवे में, 4.88 मीटर। देखिए पूरा टेबल दिखाता हूँ आपको, ये वाला
देखिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गेज है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। यहाँ पे मिनिमम विड्थ है एम्बैंकमेंट की, यहाँ पे कटिंग है। एम्बैंकमेंट में क्या होता है, जब हमारा जो एक्चुअल लेवल है ट्रैक का वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर है, तो हमें थोड़ी बहुत मिट्टी वहाँ पे रखनी पड़ती है, जिसको एम्बैंकमेंट कहते हैं, ढेर को। और मिनिमम विड्थ ऑफ कटिंग अगर हमारा ग्राउंड सरफेस से नीचे है एक्चुअल लेवल फॉर्मेशन का। तो देखिए अगर सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक, सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक। सिंगल मतलब कि एक ही ट्रेन चलेगी, डबल मतलब 2 ट्रैक वहाँ पे बिछे होंगे। एम्बैंकमेंट में अगर ब्रॉड गेज की बात करें तो सिंगल ट्रैक में एम्बैंकमेंट में उसकी मिनिमम विड्थ 6.1 मीटर होनी चाहिए और कटिंग में 5.49 मीटर कम। और वैसे ही डबल ट्रैक के लिए ब्रॉड गेज में 10.82 एम्बैंकमेंट में और कटिंग में 10.21। मीटर के लिए सिंगल ट्रैक एम्बैंकमेंट में 4.88 और कटिंग में 4.27। थोड़ी देखिए रिलेट है, जितना एम्बैंकमेंट में है उससे थोड़ा सा कम होता है इसमें। और 8.84 डबल ट्रैक के लिए एम्बैंकमेंट में और कटिंग में 8.27। नैरो गेज 3.7 मीटर, 3.35 मीटर और डबल ट्रैक के लिए 7.32 और 7.01 मीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट फॉर ए रेलवे ट्रैक इज जनरली टेकन एज। अब देखिए जो रेलवे होता है या तो एम्बैंकमेंट में होगा या तो कटिंग में होगा। तो जो एम्बैंकमेंट है उसका जो साइड स्लोप है वो कितना होना चाहिए, 2:1 का, मतलब 2 मीटर हॉरिजेंटल पे 1 मीटर वर्टिकल राइज होना चाहिए। और कटिंग में यही साइड स्लोप हॉरिजेंटल वर्टिकल 1:1 होना चाहिए और यहाँ पे 2:1 एम्बैंकमेंट में, याद रखिएगा। और 1:1 यानी ये 100% हो जाता है और 2:1 क्या हो जाएगा हमारा, ये 50% स्लोप हो जाएगा। The total gap on both sides between the inside edge of wheel flange and gauge face of the rail is kept as। देखो जो हमारा रेल होता है, इनर रेल का जो फेस होता है उसके साथ हमारा जो व्हील है उसके फ्लैंजेस होते हैं। तो वो व्हील का फ्लैंज और इनर फेस रेल का, उनके बीच में थोड़ी सा दूरी होती है, गैप होता है, जिसकी वजह से वो जो फ्रिक्शनल हीट है वो नहीं डेवलप हो पाती, उसको रेजिस्ट करने के लिए किया जाता है। तो वो जो गैप है वो होता है 19 mm का, याद रखिएगा। अभी मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर ए मीटर गेज इज़ लिमिटेड एज। मतलब मीटर गेज में जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व है वो कितना लिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है 16 डिग्री, ठीक है। और अगर 16 डिग्री से हम मिनिमम मतलब रेडियस निकाल दें कि मैक्सिमम रेडियस कितना रख सकते हैं, तो ये कैसे निकलेगा हमारा, ये निकल जाएगा हमारा 1750/16 डिग्री, तो 110। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर लिमिटेड ऑन इंडियन रेलवे, ब्रॉड गेज में 10 डिग्री होता है, वैसे रेडियस 175 मीटर मिनिमम। और नैरो गेज के लिए ये होता है 40 डिग्री और मिनिमम रेडियस 44 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपकी स्क्रीन पर। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ। अब देखिए जो हमारे रेलवे में स्लीपर्स इस्तेमाल होते हैं, वुडन स्लीपर्स, उनकी सूटेबिलिटी डिफाइन करती है CSI, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। ये बताते हैं क्या, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को डिफाइन करते हैं। तो ये होते हैं किसके बराबर है, S + 10H/20। S क्या है, स्ट्रेंथ टिम्बर की 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, H हार्डनेस टिम्बर की 12% मॉइस्चर कंटेंट पे। तो ये कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स वुडन स्लीपर की जो ओवर ब्रिज पे यूज़ हों वो 1455 mm होना चाहिए और क्रॉस ओवर में जो यूज़ हों उनमें ये जो CSI की वैल्यू है 1352 होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स प्रिस्क्राइब और इंडियन रेलवे फॉर ए ट्रैक स्लीपर। मतलब ट्रैक स्लीपर के लिए जो स्ट्रेट में हो उसके लिए जो CSI की वैल्यू होनी चाहिए उस स्लीपर की 783 होनी चाहिए स्ट्रेट्स में। और ये क्या डिटरमाइन करता है, CSI सूटेबिलिटी वुडन स्लीपर की, कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डॉग स्पाइक्स इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग रेल्स टू द। डॉग स्पाइक्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, रेल्स को किस स्लीपर के साथ फिक्स करने के लिए, क्योंकि रेल और स्लीपर को फिक्स करती हैं स्पाइक्स। तो डॉग स्पाइक्स का इस्तेमाल तब होता है जब लकड़ी का स्लीपर हो, लकड़ी के स्लीपर को रेल के साथ फिक्स करना हो। देखिए, नंबर ऑफ डॉग स्पाइक्स नॉर्मली यूज पर रेल सीट ऑन कर्व ट्रैक इज़ 2 आउटसाइड एंड 1 इनसाइड, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपकी स्क्रीन पर। फ्लैट माइल्ड स्टील बेयरिंग प्लेट्स आर यूज्ड। तो देखिए क्या कह रहा है, फ्लैट माइल्ड स्टील बेयरिंग प्लेट्स। अब क्या होता है, लकड़ी के स्लीपर पे रेल को बिछाने से पहले माइल्ड स्टील बेयरिंग प्लेट्स डलती है ताकि जो उसका बेयरिंग एरिया है वो बढ़ जाए स्लीपर का। तो माइल्ड स्टील बेयरिंग प्लेट्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है, पॉइंट्स और क्रॉसिंग पे इन द लेड पोर्शन। याद रखना, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे कौन सी होती हैं, माइल्ड स्टील
माइल्स फ्लैट माइल स्टील, और यही माइल स्टील की कैंटेड जिनमें स्लोप होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जॉइंट्स एंड कर्व्स पे, क्योंकि बेटर बियरिंग एरिया। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे फ्लैट होती हैं और हमारे जॉइंट्स एंड कर्व्स पे कैंटेड बियरिंग प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द नॉमिनल साइज ऑफ बैलेस्ट यूज्ड फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे जो बैलेस्ट इस्तेमाल होता है उसका नॉमिनल साइज 25 mm होता है। विड्थ बैलेस्ट सेक्शन की ब्रॉड गेज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम विड्थ एम्बैंकमेंट की कितनी होनी चाहिए, वैसे ही बैलेस्ट सेक्शन की 3.35 मीटर होती है ब्रॉड गेज। मीटर और नैरो की मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, आप गूगल से सर्च करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द टाइप ऑफ स्पाइक यूज फॉर फिक्सिंग चेयर्स ऑफ बुल हेडेड रेल्स टू वुडन स्लीपर्स। देखो जो बुल हेडेड रेल्स है उसको वुडन स्लीपर से फिक्स करने के लिए कौन से स्पाइक इस्तेमाल होते हैं, तो याद रखिएगा राउंड स्पाइक इस्तेमाल होते हैं। और डॉग स्पाइक इस्तेमाल होते हैं हमारे कहाँ पे, डबल हेडेड रेल्स में। तो बुल हेडेड रेल्स में हमारे राउंड स्पाइक्स यूज़ होते हैं बुल हेडेड रेल को लकड़ी के स्लीपर से फिक्स करने के लिए। डॉग स्पाइक इस्तेमाल होते हैं फ्लैट फुटेड रेल्स को होल्ड करने के लिए, और एक स्लीपर पे 4 डॉग स्पाइक्स लगते हैं। और ये राउंड स्पाइक्स आ गए हमारे बुल हेडेड रेल को स्लीपर के साथ। इलास्टिक स्पाइक्स भी फ्लैट फुटेड रेल्स में इस्तेमाल होती है चार्ल्स विग्नोल और रेल्स में, क्योंकि चार्ल्स विग्नोल बंदा था जिसने फ्लैट फुटेड रेल्स की इन्वेंशन की थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हमने पहले कर दिया था कि CST9 स्लीपर में कितनी कीज़ लगती हैं, 2 कीज़ लगती हैं। कीज़ होती क्या है, ये स्मॉल टैपेड पीसेस होती हैं लकड़ी के या स्टील के, जो फिक्स करती हैं फिक्स रेल्स टू चेयर्स ऑन मेटल स्लीपर्स। मतलब मेटल स्लीपर में देखो, वुडन स्लीपर में स्पाइक्स यूज़ होती हैं, चाहे इलास्टिक हो, राउंड हो, डॉग हो, तो वो डिपेंड करती है कि आपका जो ये रेल है वो कौन सी है। तो वैसे ही अगर मेटल स्लीपर पे हमें रेल को फिक्स करना है चेयर्स के साथ नीचे, तो वहाँ पे कीज़ इस्तेमाल होती हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट ग्रेडियंट फॉर ऑल गेजेस। देखो कैंट ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू की हर गेज के लिए कितनी है, 1/720, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन है जो ट्रिकी हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 26, वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स इज इक्वल टू आर। वर्टिकल कर्व्स कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर अलजेब्रिक डिफरेंस 2 ग्रेड्स का, जैसे मान लो असेंडिंग डिसेंडिंग है, असेंडिंग ग्रेडियंट प्लस होगा, डिसेंडिंग माइनस होगा, उनका अलजेब्रिक डिफरेंस अगर हम करें वो अगर 4 mm पर मीटर से ज़्यादा हो तो वहाँ पे वर्टिकल कर्व डलता है, अदरवाइज नहीं बनता। डिस्टेंस बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट द हील डाइवर्जेंस, ठीक है, याद रखिएगा स्टॉक रेल, ठीक है, स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच की दूरी हील पे, उसको हील डाइवर्जेंस कहते हैं। और स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच के एंगल को कहते हैं हम स्विच एंगल। तो स्विच एंगल इज द एंगल बिटवीन स्टॉक रेल एंड टंग रेल, इसको कहते हैं स्विच एंगल। और स्टॉक रेल और टंग रेल की जो गैप होता है, ठीक है, हील पे, वो कहलाता है हील डाइवर्जेंस। तो देखिए स्टॉक रेल्स क्या होती हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे, ठीक है, ये टर्न आउट से इस्तेमाल होती हैं या पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे। दीज आर द फिक्स रेल्स ऑफ द ट्रैक अलॉन्ग विच टंग रेल्स फिट। मतलब स्टॉक रेल्स वो फिक्स रेल्स होती हैं ट्रैक की जिन पे टंग रेल्स को फिट किया जाता है। तो टंग रेल्स हमारी टेपर्ड रेल्स होती हैं जो मूव्स होती हैं और फिट होती हैं अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव स्टॉक रेल्स। तो टंग रेल्स को हम स्विच या पॉइंट रेल्स भी कहते हैं। तो टंग रेल्स को हम स्विच या पॉइंट रेल भी कहते हैं। तो स्विच एंगल डिपेंड करता है हील डाइवर्जेंस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि स्विच एंगल जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन स्टॉक रेल एंड टंग रेल। तो हील डाइवर्जेंस डिस्टेंस होता है किसका, स्टॉक रेल और टंग रेल का हील पे। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा हील डाइवर्जेंस पे और टंग रेल की लेंथ पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए थ्रो ऑफ स्विच की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ब्रॉड गेज के लिए 95 mm, मीटर गेज के लिए 89 mm। देखो याद रखिएगा ये वैल्यूज़। मैक्सिमम वैल्यू ब्रॉड गेज के लिए थ्रो ऑफ स्विच की 115 mm। तो ये थ्रो ऑफ स्विच होता क्या है, देखिए, द डिस्टेंस थ्रू विच टंग रेल्स मूव्स लेटरली एट द टॉय ऑफ स्विच फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स थ्रो ऑफ स्विच। तो इसको थ्रो ऑफ स्विच कहते हैं कि क्या डिस्टेंस जिसपे टंग रेल्स मूव करती है लेटरली टू द टॉय ऑफ द स्विच टॉय ऑफ द स्विच फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए बेटर है कि आप एक बार गूगल पे ये डायग्राम्स निकालें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि बिना डायग्राम की ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती। जैसे थ्रो ऑफ स्विच हो गया, हील डाइवर्जेंस हो गया, फ्लैंज वेव क्लियरेंस हो गया, टंग रेल कौन सी है, यहाँ पे स्विच रेल कौन सी है, स्टॉक रेल कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। तो भारत में
मेथड ऑफ डेजिग्नेशन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? मेथड ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ क्रॉसिंग, तो राइट एंगल मेथड का यूज़ किया जाता है। तो फ्लैंज वे क्लियरेंस हमारा रह गया था, डिस्टेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस ऑफ द रनिंग रेल एंड द चेक रेल। देखो चेक रेल्स हमारी होती हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे या टर्न आउट पे, तो वहाँ पे जो रनिंग रेल्स होती हैं उनसे चेक रेल के बीच की दूरी को कहते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। और हील डाइवर्जेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है एमएम में, फ्लैंज वे क्लियरेंस, ये भी कई बार पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न आउट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर गुड ट्रेन्स इन इंडियन रेलवे। देखो मैंने आपको बताया था 1 in 12 टर्न आउट होता है और 1 in 8.5 टर्न आउट होता है, और उनमें स्लीपर्स कितने इस्तेमाल होते हैं वो भी स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो अगर हमारी गुड्स ट्रेन है इंडियन रेलवेज़ में तो उसमें हम 1 in 8.5 टर्न आउट इस्तेमाल करते हैं। अब टर्न आउट होता क्या है? टर्न आउट एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट या शिफ्ट की जाती है। अब देखते हैं कि ट्रेन एक ही ट्रैक से जा रही है, आगे जाके उसे ट्रैक अगर बदलना है तो वहाँ पे वो जो अरेंजमेंट होती है उसको कहते हैं टर्न आउट, याद रखिएगा। डबल टर्न आउट या टेंडम क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ 2 टर्न आउट्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द मेन ट्रैक फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या होता है कि एक ट्रैक जा रहा है, एक ट्रैक से आगे हमारे 2 टर्न आउट निकले, ठीक है, जो ट्रेन है वो 2 जगह पे जा सकती है, तो उसको कहते हैं डबल टर्न आउट या टेंडम। डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है? व्हेन 2 ट्रैक्स ऑफ सेम गेज और डिफरेंट गेज क्रॉसिंग ईच अदर एट द रेट एनी एंगल। देखो जैसे एक ट्रैक आ रहा था, दूसरा ट्रैक आ रहा था, उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, ठीक है, किसी भी एंगल पे, तो उस क्रॉसिंग को जहाँ पे 2 गेजेस सेम गेजेस या डिफरेंट गेजेस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं डायमंड क्रॉसिंग। सिमेट्रिकल स्प्लिट क्या होता है? जब स्ट्रेट ट्रैक स्प्लिट होता है 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में इक्वल रेडियस पे। देखो एक स्ट्रेट ट्रैक जा रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट ट्रैक जा रहा है, स्ट्रेट ट्रैक से एक ट्रैक इधर निकला, एक ट्रैक इधर निकला, तो इन 2 ट्रैक का जो रेडियस है अगर वो इक्वल है उसको कहते हैं सिमेट्रिकल स्प्लिट, और इसी चीज़ को डबल टर्न आउट भी कहते हैं। और क्रॉस ओवर क्या हुआ? देखिए ध्यान से, क्रॉस ओवर क्या होता है? द अरेंजमेंट मेड टू डाइवर्ट टू ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर पैरेलल ट्रैक इज कॉल्ड क्रॉस ओवर। यानी ये क्या होता है कि मान लो एक पैरेलल ट्रैक आपका ये है और एक दूसरा पैरेलल ट्रैक ये है, तो यहाँ पे कोई ऐसी अरेंजमेंट कि इस ट्रैक से हमारी ट्रेन जो है इस पैरेलल ट्रैक में हमारी शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या? क्रॉस ओवर। याद रखिएगा, एक पैरेलल ट्रैक से दूसरे पैरेलल ट्रैक में ट्रेन को शिफ्ट कराना, इसको कहते हैं हम क्रॉस ओवर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इन ए सीसर क्रॉस ओवर द क्रॉसिंग प्रोवाइडेड आर। अब क्रॉस ओवर क्या होता है? एक पैरेलल ट्रैक से दूसरे पैरेलल ट्रैक में अरेंजमेंट ट्रेन को डालने के। तो सीसर क्रॉस ओवर अगर होगा तो वहाँ पे 2 ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग और 6 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग बनती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए सीसर क्रॉस ओवर क्या होता है? जब 2 क्रॉस ओवर आर लेड बिटवीन 2 ट्रैक्स इट इज़ नोन एज सीसर क्रॉस ओवर या डबल क्रॉस ओवर। मतलब अगर 2 क्रॉस ओवर एक दूसरे ट्रैक पे बनते हैं तो उसको सीसर क्रॉस ओवर या डबल क्रॉस ओवर कहते हैं। इट एनेबल्स द ट्रेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टू चेंज द ट्रैक। और सीसर क्रॉस ओवर ये भी अलो करता है ट्रेन को अपना ट्रैक अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करने में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर द वैगन्स और लोकोमोटिव टू एंड फ्रॉम पैरेलल ट्रैक विदाउट एनी नेसेसिटी ऑफ शंटिंग। बिना शंटिंग की मदद से अगर आपको वैगन या लोकोमोटिव को एक पैरेलल ट्रैक से दूसरे पैरेलल ट्रैक में डालना है, मानिए कि यहाँ पे आपकी ट्रेन है, यहाँ पे रुकी, अभी इस ट्रेन को जाना है, इसका लोकोमोटिव नहीं है, तो इस ट्रैक से लोकोमोटिव या इंजन के जो बॉक्स है इस ट्रैक में डालने के लिए जो अरेंजमेंट होती है उसको कहते हैं ट्रैवर्स। याद रखिएगा ट्रैवर्स, यहाँ से ये आएगा, इसको यहाँ से मूव किया जाएगा इधर और इस ट्रैक पे हमारा लोकोमोटिव चला जाएगा। वैसे ही ए ट्राइंगल इज यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन या लोकोमोटिव। ट्रैवर्सर का इस्तेमाल होता था एक पैरेलल ट्रैक से दूसरे पैरेलल ट्रैक में वैगन या लोकोमोटिव को डालना, और ट्राइंगल का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन इंजन या लोकोमोटिव की चेंज करना। जैसे मान लो यहाँ से इंजन आ रहा है, इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको रिवर्स ले जाएंगे इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन ये थी, अब इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इस अरेंजमेंट को ही ट्राइंगल कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो ट्राइंगल रेलवे में है कंसिस्ट करती है 2 टर्नआउट पे, एक स्प्लिट पे, ठीक है, यहाँ पे 2 टर्नआउट होते हैं और एक स्प्लिट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपकी स्क्रीन पर, येलो लाइट हैंड सिग्नल इंडिकेट्स। जो येलो हैंड लाइट सिग्नल्स होते हैं ये इंडिकेट क्या करते हैं? देखो 3 कलर्स होते हैं। हैंड सिग्नल क्या होते हैं कि जो स्टेशन मास्टर झंडी रखता है हाथ में, उसके साथ आगे फ्लैग लगा होता है। अब तो ये इस्तेमाल ही नहीं होते, आजकल तो हमारे सिग्नल जो हैं वो पोल्स पे होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिग्नल्स होते हैं
ठीक है। तो अगर ग्रीन झंडी होती थी या ग्रीन सिग्नल अभी भी हो तो यहाँ पे ट्रेन प्रोसीड कर सकती है, ठीक है, वो चल सकती है उसी स्पीड से। अगर येलो सिग्नल हो तो प्रोसीड विद कॉशन, मतलब उसको अपनी स्पीड को स्लो करके जाना है। और रेड सिग्नल हो तो वहाँ पे ट्रेन को स्टॉप करना पड़ता है। और इन हैंड सिग्नल की बात क्या थी कि ये सिर्फ दिन के टाइम में इस्तेमाल होते थे। अब जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, कलर्ड सिग्नल्स होते हैं, ये हम रात को भी इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हेन सीमाफोर एंड वार्नर आर इंस्टॉल्ड ऑन द सेम पोस्ट देन द स्टॉप इंडिकेशन इज गिवन बाय। अब आपको बता दूं कि सीमाफोर क्या होता है, स्टॉप सिग्नल होता है आफ्टर सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। मतलब ये दोनों सिग्नल्स होते हैं ट्रेन की मूवमेंट के लिए, ठीक है, रास्ते में होंगे, स्टेशन से पहले होंगे, स्टेशन के बाद होंगे। तो क्या कह रहा है, सीमाफोर और वार्नर दोनों अगर एक ही पोस्ट पर हैं, एक ही पोल पर हैं, तो स्टॉप इंडिकेशन ट्रेन को कैसे देंगे। देखो ये मान लो पोस्ट है, इस पर ये सीमाफोर है, ये वार्नर है, सीमाफोर है और वार्नर है। अगर दोनों आर्म्स इनकी हॉरिजॉन्टल होगी तो यहाँ पे ट्रेन को इंडिकेशन मिलती है रोकने के लिए जो ड्राइवर होगा। और अगर सीमाफोर इंक्लाइंड है और वार्नर हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे प्रोसीड विद कॉशन। अगर दोनों इंक्लाइंड है तो मतलब आप जा सकते हो कि अलाउड है। यहाँ पे देखिए कि स्ट्रेट है तो रुकना पड़ेगा, वार्नर स्ट्रेट है, सेमाफोर इंक्लाइंड है तो चल सकते हो धीरे। और हाइट जो होती है, सेंटर ऑफ आर्म ऑफ सेमाफोर सिग्नल अबोव द ग्राउंड, ये जो सेमाफोर सिग्नल होता है इसकी अबोव द ग्राउंड कितनी हाइट होती है, 7.5 मीटर, याद रखिएगा। रिसेप्शन सिग्नल होता है एक आउटर सिग्नल और होम सिग्नल कहते हैं जिसे। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन ए शंटिंग सिग्नल इज द रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, इट इंडिकेट्स। देखो ये शंटिंग सिग्नल है, ठीक है। अगर शंटिंग सिग्नल में जो रेड बैंड है ये इंक्लाइंड है तो ये क्या इंडिकेट करता है, अगर ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो प्रोसीड्स, अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आर्म की तरह है तो मतलब ट्रेन को रुकना पड़ेगा, ये होता है शंटिंग सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंस्ट्रूमेंट और उनका पर्पस। देखो वायर क्लॉ का इस्तेमाल किया जाता है बैलेस्ट को साफ करने के लिए। जिम क्रो का इस्तेमाल किया जाता है रेल्स को बेंड करने के लिए, जिम क्रो को रेल्स को बेंड करने के लिए। बीटर पैक द बैलेस्ट ऑन अ स्लीपर, ठीक है, पिकैक्स वगैरह से करते हैं। मैलेट क्या होता है, स्लीपर की साउंड को चेक करने के लिए कि उसके नीचे जो बैलेस्ट है वो अच्छे से डला है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपकी स्क्रीन पर। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस द नंबर ऑफ टर्नआउट इक्विवेलेंट टू 1 ट्रैक किलोमीटर आर, ठीक है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए नंबर ऑफ टर्नआउट इक्विवेलेंट टू 1 ट्रैक किलोमीटर कितने होते हैं, 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, टू एंश्योर एग्जैक्ट गेज द गेज टाइप प्लेट्स आर प्रोवाइडेड एट। एंश्योर मतलब एग्जैक्ट गेज हमारा रहे तो इसमें गेज टाइप प्लेट्स का इस्तेमाल होता है कि गेज हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, टॉय ऑफ द स्विच। ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग में इस्तेमाल होती हैं गेज टाइप प्लेट्स। कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, टॉय ऑफ द स्विच, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, साइड रेल्स आर प्रोवाइडेड अंडर टंग रेल्स टू अलो। देखो साइड रेल्स प्रोवाइड की जाती है टंग रेल्स के साथ में, किस चीज़ के लिए, लेटरल मूवमेंट को अलो करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेचर बार्स होती है और ग्रेड ऑफ चेयर्स होती है। स्ट्रेचर बार्स आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन द 2 टंग रेल्स एट करेक्ट डिस्टेंस। मतलब स्ट्रेचर बार्स का काम क्या होता है, जो हमारे 2 टंग रेल्स है वो करेक्ट डिस्टेंस पे रहें। ग्रेड ऑफ चेयर्स क्या है, ये प्रोवाइड की जाती है बिहाइंड द हील ऑफ द स्विचेस टू गिव ए रैम्प टू टंग रेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। ऑन ए सिंगल रेल ट्रैक गुड ट्रेन्स लोडेड विद हैवी आयरन मटेरियल रन स्टार्टिंग फ्रॉम A to B एंड द एम्प्टी वैगन्स रन फ्रॉम B to A, द अमाउंट ऑफ क्रीप इन द रेल्स। क्या कह रहा है कि एक ट्रैक है, मान लो, ठीक है, एक ट्रैक है, A से B के लिए जो ट्रेन जा रही है, मतलब A स्टेशन से B स्टेशन के लिए जो ट्रेन जा रही है उस पर बहुत सारा आयरन मटेरियल है, B से A के लिए आने वाली खाली है। अब क्रीप A से B के लिए ज़्यादा हो गया, B से A के लिए ऑब्वियस जो हैवी ट्रेन है A से B की तरफ ज़्यादा होगा, विल बी मोर इन द डायरेक्शन A to B। अब देखिए ये फिगर है, ये कौन से यार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये होता है हम्प यार्ड, याद रखिएगा। देखो स्टेशन यार्ड और मार्शलिंग यार्ड के बारे में बताता हूँ आपको। स्टेशन यार्ड में मल्टीपल लाइंस होती हैं, ये पैसेंजर यार्ड होता है, गुड्स यार्ड होता है, मार्शलिंग यार्ड होता है, रिसेप्शन, स्टार्टिंग, डिस्पैच, लोकोमोटिव यार्ड्स होते हैं जहाँ पे इंजन की सर्विसिंग होती है। मार्शलिंग यार्ड जैसे ये है, यहाँ पे फ्लैट यार्ड, ग्रेविटेशनल यार्ड जो मोस्टली प्रेफर किया जाता है और हम्प यार्ड होते हैं। तो ये आप थोड़ा सर्च कर दीजिएगा इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेस्ट मटेरियल आर करेक्ट। देखो बैलेस्ट को लेके कुछ 3 स्टेटमेंट्स बताता हूँ। कोल ऐश को इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज बैलेस्ट अगर स्लीपर स्टील या कास्ट आयरन का हो, क्योंकि ये रिएक्ट करता है कास्ट आयरन या स्टील के साथ। ग्रेवल बैलेस्ट जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है सॉफ्ट फॉर्मेशंस पे। सैंड बैलेस्ट की वजह से वेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है टॉप ऑफ रेल पे।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट रिलेट्स टू द परकशन थ्योरी फॉर एक्सप्लेनिंग द काजेज ऑफ क्रीप। अब क्रीप होने की वजह क्या होती है और क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है मतलब परकशन थ्योरी में कि क्रीप होने की वजह क्या है। देखो मैंने आपको बताया था क्रीप क्या होता है, इसको रोकने के लिए एंटी बेयरिंग क्रीपलेट्स लगती हैं। क्रीप किन केसेस में ज़्यादा होती है, जैसे कर्व्स पे ज़्यादा होती है, फिर भी मैं और 2 पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। तो अब किस थ्योरी के मुताबिक क्रीप किस वजह से होता है, देखो इस थ्योरी के मुताबिक, परकशन थ्योरी के मुताबिक क्रीप किस वजह से होता है, जो इम्पैक्ट होता है व्हील्स का रेल एंड्स पे और हेड ऑफ जॉइंट पे। जैसे जहाँ पे 2 रेल्स ख़त्म होती है और उस रेल पे और अगली रेल पे जो इम्पैक्ट होता है व्हील का, उस वजह से क्रीप होती है। ये कहा था परकशन थ्योरी में। क्रीप लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट रेल्स की होती है। उसके बाद वेव थ्योरी और ड्रैगिंग थ्योरी है। वेव थ्योरी में क्या कहा था कि जो वर्टिकल रिवर्स कर्व बनते हैं व्हील्स के पीछे, ठीक है, और आगे, उनकी वजह से जो क्रीप है वो कहा था वेव थ्योरी में। ड्रैगिंग थ्योरी में क्या कहा था, पुशिंग द रेल्स ऑफ द ट्रैक ड्यू टू द थ्रस्ट ऑन ड्राइविंग व्हील्स। क्या होता है, जो थ्रस्ट होती है ड्राइविंग व्हील की वजह से, उससे जो ट्रैक होता है, ट्रैक के रेल्स है, उनको पुश किया जाता है, ठीक है, उस पुश की वजह से क्रीप डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपकी स्क्रीन पर, मेटल स्लीपर सुपीरियर होते हैं वुडन स्लीपर से, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। 48 देखिए, विच रेल फेल्यूर इज कास्ड बाय लूज फिश बोल्ट एट एक्सपेंशन जॉइंट। अगर हमारे बोल्ट जो है वो लूज हो जाते हैं एक्सपेंशन जॉइंट पे, तो वहाँ पे जो फेल्यूर होता है वो क्रश्ड हेड होता है, मतलब सैग हो जाता है वो, या फ्लैटन हो जाता है। स्प्लिट हेड मैंने आपको बताया था, ये या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से होता है या क्रैक होता है हमारा रेल हेड में। 49 देखिए, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम रिजल्ट्स इन, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम रिजल्ट्स होता है किसमें, अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है रेलवे में तो हायर एफिशिएंसी होगी और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अवॉइड होंगे। वियर रेल का मैक्सिमम होता है शार्प कर्व्स पे। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पे होता है, ऑप्शन 3-4 होंगे, तो आपने सिर्फ याद रखना है कि शार्प कर्व्स पे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, जैसे शॉवल है जिसको बेलचा कहते हैं देसी भाषा में, ये बैलेस्ट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्राउ बार ट्रैक अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए। रेल टंग्स टू लिफ्ट रेल्स। क्लो बार टू रिमूव डॉग स्पाइक्स आउट ऑफ स्लीपर्स। क्लो बार को डॉग स्पाइक्स को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेल टंग्स को रेल्स को लिफ्ट करने के लिए। कोनिंग व्हील्स की प्रोवाइड की जाती है टू चेक लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, सबसे पहले इसके लिए। टू अवॉइड डैमेज ऑफ इनर फेस ऑफ रेल, ठीक है, रेल के इनर फेस को डैमेज होने से बचाने के लिए। टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर, जिससे ट्रेन स्मूथ चलती है और डिस्कम्फर्ट नहीं होता पैसेंजर्स को। मिनिमम पैकिंग स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन 2 स्लीपर्स इज बिटवीन, देखो 2 स्लीपर्स के बीच में मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब इससे कम आप रख ही नहीं सकते, 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे आप कम नहीं रख सकते। इंडियन रेलवे डिटेक्ट रेल फ्लो बाय, देखो इंडियन रेलवे में रेल फ्लो को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, क्राउड क्रैमर रेल फ्लो डिटेक्टर से। अब क्वेश्चन नंबर 54 इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम अभी तक स्टडी कर रहे थे। डिग्री ऑफ रेलवे कर्व को कैसे डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्व बाय ए आर्क ऑफ 13.5 मीटर आर्क होती है। देखो कैसे होता है, अभी देखिए हम जो आर्क है चैन यूज़ करते हैं 13.5 मीटर की होती है, तो हमें देखना है इस 13.5 मीटर आर्क के लिए जो डिग्री ऑफ कर्व है वो कितना होगा। देखो ये फुल सर्कल 360 डिग्री का, तो मैं कर सकता हूँ d अपान 360 डिग्री इज इक्वल टू 30.5 अपान ये टोटल क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2πr, तो यहाँ से d की वैल्यू आती है 1748.4 अपान r, 1750/r हम लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, रेलवे ट्रैक में परमिजिबल गेज विद टॉलरेंस अंडर लोडेड कंडीशन, अगर लोडेड कंडीशन है तो टॉलरेंस कितना होता है कि गेज जैसे 16/74 ब्रॉड गेज में होना चाहिए, तो कितना आगे पीछे हो तो एक्सेप्टेड है, गेज प्लस 1.5 mm। स्पेसिंग स्लीपर्स की कहाँ पे ज़्यादा होती है, रेल के मिडल पे ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके मतलब क्लोज होते हैं, स्पेसिंग वहाँ पे कम होती है मिडल ऑफ स्लीपर्स पे। उसके बाद चेक रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द इनर साइड ऑफ इनर रेल्स ऑफ शार्पनेस ऑफ ब्रॉड गेज कर्व इज मोर देन 8 डिग्री। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइज आज का। गाइज देखिए यहाँ पे वीडियो तो बनाता हूँ मैं, बट जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आई होप कि वीडियो में आपको मेरी बात क्लियर आ रही होगी। तो इफेक्टिव बेयरिंग एरिया हर टाइप के स्लीपर में कितना होना चाहिए, 0.46 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इंडियन रेलवेज में रेशियो ऑफ एक्सेल लोड टू वेट ऑफ रेल जो है वो 512 होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रेल्स, फॉलिंग वेट टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट। फॉलिंग वेट टेस्ट का इस्तेमाल होता है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ व्हील के लिए, मतलब रेल की जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है उसको मापने के लिए, और टेंसाइल स्ट्रेंथ में टेंसाइल स्ट्रेंथ मापने के लिए जो 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और एक और होता है हैमर टेस्ट जो व्हील टेस्ट होता है, रेल्स का नहीं होता।
क्रॉस सेक्शनल एरिया 52 kg रेल का 66-16 mm² होता है, 60 kg रेल का 76-86 mm² पहले भी बताया था, और दोनों रेल्स ब्रॉड गेज ट्रैक में इस्तेमाल होती हैं। और लास्ट का क्वेश्चन देखिए, करेक्ट सीक्वेंस क्या है जो सर्वे कंडक्ट की जाती हैं रेलवे ट्रैक के अलाइनमेंट से पहले फाइनलाइज करने के लिए। सबसे पहले ट्रैफिक सर्वे होती है कि कितना ट्रैफिक या कितना पीपल या कितना जो सामान है वो रेलवे यूज़ कर सकता है। फिर रिकॉग्निशन सर्वे होता है, ठीक है, थोड़ा रफ सर्वे होता है उस एरिया का। फिर प्रीलिमिनरी सर्वे जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के साथ उन एरियाज़ में सर्वे होती है। फिर लोकेशन सर्वे जिसमें फाइनलाइज होती है लोकेशन कहाँ से रेलवे ट्रैक आएगा। तो गाइज़ आई होप कि ये रेलवे की वीडियो आपके लिए इफेक्टिव हो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आए दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी आपको। आप एक दिन में रेलवे को कंप्लीट कर सकते हो अगर 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से समझोगे। तो ऐसे ही मैंने 2 और वीडियोज़ डाली हुई हैं चैनल पे, आप उनको देख सकते हो, जैसे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की और हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो इसके बाद हम हाईवे इंजीनियरिंग आपके लिए ऐसे एक सिंगल वीडियो में सिलेबस कवर करेंगे। तो JK SSB के लिए बेस्ट वे है कि आप ऐसे तैयारी करो।